सोचिए अगर हमारे पास कोई ऐसा पदार्थ हो जो स्टील से 100 गुना ज्यादा मजबूत हो। और काफी हल्का भी हो। हाँ, इतना हल्का कि एरोस्पेस इंडस्ट्री उसका आराम से इस्तेमाल कर सके। और मजेदार बात यह है कि उसमें तांबे जैसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी हो। मतलब ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आज की सच्चाई है। राइट। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस भविष्य के मटेरियल को कोई सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप नहीं बना रहा, बल्कि एक पारंपरिक भारतीय कंपनी इसे बड़े पैमाने पर बना रही है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। आज हम अपनी इस गहन चर्चा में इसी बदलाव की कहानी को डिकोड कर रहे हैं। जी। हम देखेंगे कि कैसे एक कंपनी जो कभी पारंपरिक कोल्टार का काम करती थी, वो खुद को ग्लोबल एडवांस्ड मटेरियल्स और एनर्जी ट्रांजिशन के एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में बदल रही है। हमारे पास उनके Q1 FY27 यानी जुलाई 2026 के अर्निंग्स कॉल और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ डैशबोर्ड का पूरा डेटा है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सिर्फ ये नहीं देखने वाले कि ये अत्याधुनिक सामग्रियां क्या हैं, बल्कि हम इसके पीछे की इंजीनियरिंग समझेंगे। हाँ, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, हम ये गहराई से जांचेंगे कि कोई कंपनी बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन कैसे करती है, कैसे वो कड़े वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए 2 लाख टन जैसे विशाल उत्पादन लक्ष्यों को हासिल करने की रणनीति बनाती है। मतलब ये इनोवेशन और स्केल का एक बहुत ही संतुलित मॉडल है, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो जादुई पदार्थ है जिसे हम कार्बन नैनो ट्यूब्स या CNT कहते हैं, इसका असल विज्ञान क्या है? अगर मैं इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझना चाहूँ तो ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें पहले ग्राफीन को समझना होगा। ओके। कल्पना कीजिए कि आप एक साधारण पेंसिल की नोक यानी ग्रेफाइट को लेते हैं। अब उसमें से एक ऐसी परत निकालते हैं जो सिर्फ एक परमाणु या एक एटम जितनी पतली हो। एक एटम जितनी पतली? मतलब उसे नंगी आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं, ये एक परमाणु वाली जो पतली शीट है वही ग्राफीन है। अब अगर आप इस ग्राफीन की शीट को एक बहुत ही सूक्ष्म सीमलेस सिलेंडर के रूप में गोल घुमाकर रोल कर दें तो वो कार्बन नैनोक्यूब बन जाता है। अरे वाह! तो बेसिकली इसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके गुण इतने खास क्यों हो जाते रोल करने के बाद? क्योंकि इसकी जो आणविक संरचना है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही सघन और व्यवस्थित हो जाता है। यही कारण है कि ये स्टील से 100 गुना ज्यादा मजबूत है, लेकिन इसका वजन लगभग ना के बराबर है। साथ ही इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। अच्छा, जो इसे तांबे के समान सुचालक बनाता है। एग्जैक्टली। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल लिथियम आयन बैटरी को ज्यादा कुशल बनाने में हो रहा है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स में, एरोस्पेस में हल्के और मजबूत पार्ट्स बनाने में और आधुनिक सेंसर्स में भी इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। एरोस्पेस और EV बैटरी मतलब भविष्य की लगभग हर बड़ी तकनीक को इसकी जरूरत है। और डेटा के हिसाब से हिमाद्री भारत का पहला स्वदेशी तकनीक से बना कमर्शियल CNT प्लांट लगा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, 200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता है, 70 करोड़ रुपए का निवेश है और ये वित्त वर्ष 27 की चौथी तिमाही तक चालू भी हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है यहाँ। बताइए। कंपनी अपनी मौजूदा 6000 टन की क्षमता को सुपर स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक, जिसे SSCB कहते हैं, उसमें भी बदल रही है। इस पर करीब 170 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि एक पारंपरिक कमोडिटी केमिकल से इस सुपर स्पेशलिटी प्रीमियम सेगमेंट में जाने का असली आर्थिक फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ एक फैंसी नाम है? नहीं, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सिर्फ नाम का खेल नहीं है। ये असल में उच्च लाभ मार्जिन यानी हाई मार्जिन का खेल है। वो कैसे? देखिए, कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, आप बहुत ज्यादा मात्रा में माल बेचते हैं, लेकिन हर किलो पर आपका मुनाफा या मार्जिन बहुत कम होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत होता है। बिल्कुल। वहाँ दुनिया भर की कंपनियों से आपको कीमत पर लड़ना पड़ता है। लेकिन जब आप सुपर स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक बनाते हैं, जो कि बेहद उच्च शुद्धता वाला उत्पाद है, जिसे हाई प्योरिटी कहते हैं। हाँ, हाई प्योरिटी, और ये इंजीनियर्ड प्लास्टिक, महंगे फाइबर या इंडस्ट्रियल कोटिंग्स में इस्तेमाल होता है, तो जब आप ये बनाते हैं तो आप एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर बना देते हैं। यानी कोई भी आम कंपनी कल उठकर इसे रातों रात नहीं बना सकती। एकदम सही। और इसके लिए ग्राहक आपको प्रीमियम कीमत देने को भी तैयार रहते हैं। तो मैनेजमेंट की रणनीति बहुत स्पष्ट है। वे अपनी उत्पादकता का सिर्फ वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि उसका मूल्य यानी वैल्यू बढ़ा रहे हैं।
मतलब वे उसी मौजूदा ढांचे और फीडस्टॉक का इस्तेमाल करके उच्च मूल्य वाले उत्पाद बना रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जब हम इन एडवांस मटेरियल्स की बात करते हैं तो इनका सबसे बड़ा उपयोग ऊर्जा संक्रमण, खासकर लिथियम आयन बैटरी में होता है। अगर हम ग्लोबल डिमांड की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि 2025 में ये 1.6 टेरावाट घंटा है और 2035 तक इसके 6.8 टेरावाट घंटे होने का अनुमान है। जी। यह आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? 6.8 टेरावाट घंटे का सीधा सा मतलब है कि आने वाले दशक में सड़कों पर करोड़ों नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। करोड़ों? हाँ, और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, ग्रिड लेवल पर बड़े पैमाने पर ऊर्जा का भंडारण यानी एनर्जी स्टोरेज भी हो रहा होगा और हर एक बैटरी के अंदर यही मटेरियल भरा होगा। राइट। देखिए, किसी भी बैटरी के दो मुख्य हिस्से होते हैं, एनोड और कैथोड। बचपन में साइंस क्लास में पढ़ा था। हाँ बिल्कुल वही। इन दोनों के बीच आयंस के आने जाने से ही बिजली पैदा होती है। हिमाद्री ने अप्रैल 2026 में अपनी 200 मीट्रिक टन की एनोड मटेरियल फैसिलिटी चालू की है, जिसके लिए वे अपने इन हाउस विकसित स्पेशल पिच का उपयोग कर रहे हैं। इससे उन्हें फीडस्टॉक में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एक मिनट रुकिए। कंपनी एनोड बना रही है, ये तो ठीक है, लेकिन फिर मैंने पढ़ा कि उन्होंने सिकोनो नाम की एक कंपनी में $45 मिलियन की फंडिंग दी है। हाँ, सिकोनो, जो सिलिकॉन कार्बन एनोड तकनीक पर काम कर रही है। इसके साथ ही इंटरनेशनल बैटरी कंपनी यानी IBC में भी लगभग 19.44% हिस्सेदारी ले ली है और वो कैथोड भी बना रहे हैं। जी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये बहुत सारे अलग-अलग रास्तों पर एक साथ चलने जैसा नहीं है? मतलब एक ही समय में इतने मोर्चों पर काम करना, क्या ये भटकाव या डिस्ट्रैक्शन नहीं है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये कोई भटकाव नहीं है। ये पूरे बैटरी वैल्यू चेन को सुरक्षित करने का एक बहुत ही सदावा तरीका है। कैसे? देखिए, बैटरी तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। पारंपरिक ग्रेफाइट एनोड की एक सीमा है। एक लिमिट के बाद वो और एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। सिलिकॉनों में निवेश उन्हें अगली पीढ़ी के सिलिकॉन कार्बन एनोड तक पहुंच देता है। सिलिकॉन की खासियत यह है कि ये ग्रेफाइट के मुकाबले 10 गुना ज्यादा लिथियम आयंस को स्टोर कर सकता है। 10 गुना ज्यादा? मतलब बैटरी की रेंज बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, जिससे बैटरी की रेंज और क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो बेसिकली प्रबंधन सिर्फ एक पुर्जे का सप्लायर नहीं बनना चाहता, वे पूरी ऊर्जा प्रणाली के केंद्र में रहना चाहते हैं। अच्छा, तो ये भविष्य की तकनीक पर दाव लगाना है ताकि कल को कोई नई तकनीक आए तो वे पीछे ना छूट जाए। बिल्कुल। और जहां तक कैथोड की बात है, वे LFP यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट कैथोड पर फोकस कर रहे हैं। LFP, इसके बारे में बहुत चर्चा है आजकल। इसे मास मार्केट इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ऊर्जा भंडारण के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प माना जा रहा है। जी। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? मतलब हम पुरानी तकनीकों से LFP की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। LFP की थर्मल स्टेबिलिटी यानी तापमान सहने की क्षमता बहुत बेहतरीन होती है। आसान भाषा में कहें तो इन बैटरियों में आग लगने का खतरा बहुत कम होता है। बिल्कुल, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरा, इसकी लाइफ साइकिल बहुत लंबी होती है। आप इसे हजारों बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं बिना कैपेसिटी कम हुए। हाँ, और तीसरा, इसमें कोबाल्ट या निकल जैसे महंगे और विवादास्पद खनिजों का इस्तेमाल नहीं होता, जो कि एनवायरनमेंट और माइनिंग के नजरिए से बहुत बड़ी बात है। सही कहा। और इसी वजह से ये लागत में भी काफी कम है। हिमाद्री का लक्ष्य इस सेगमेंट में वित्त वर्ष 27 की तीसरी तिमाही तक 2000 टन के पहले चरण से शुरुआत करना है और अंततः 2 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता तक पहुंचना है। 2 लाख टन? एक मिनट, ये तो कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। मतलब इतनी विशाल उत्पादन क्षमता तक पहुंचना, और वो भी बैटरी ग्रेड जैसे अत्यंत संवेदनशील मटेरियल के लिए, ये तो किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। बहुत बड़ी चुनौती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मास्टर शेफ अपनी डिश बनाने के लिए अपने खेत में खुद सब्जियां उगा रहा हो। एक फार्म टू टेबल मॉडल, ताकि क्वालिटी पर 100% कंट्रोल रहे। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। तो कंपनी इतने बड़े स्केल को बिना फेल हुए कैसे हासिल करती है? आपका ये जो फार्म टू टेबल का उदाहरण है वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। इसे व्यापारिक भाषा में वर्टिकल इंटीग्रेशन या बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। ओके। हिमाद्री के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन कोल्टार डिस्टिलेशन प्लांट है, जिसकी क्षमता 6 लाख मीट्रिक टन है। 6 लाख मीट्रिक टन? लेकिन ये कोल्टार डिस्टिलेशन असल में होता क्या है? ये काम कैसे करता है?
कोल्टार असल में स्टील बनाने की प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट या सह उत्पाद होता है। ये एक बहुत ही गाढ़ा, चिपचिपा और काला तरल पदार्थ है। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ एक औद्योगिक कचरा मान सकते हैं। हाँ, सुनने में तो वैसा ही लग रहा है। लेकिन अगर आप इसे मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्टिल यानी रिफाइन करें तो इसी काले पदार्थ से आपको वो अति शुद्ध कार्बन मिलता है जिससे भविष्य की बैटरियां बनती हैं। मतलब बिल्कुल कच्चे माल जिसे फीडस्टॉक कहते हैं, वहां से लेकर अंतिम कस्टमाइज्ड स्पेशलिटी ग्रेड तक उनका पूरा नियंत्रण है। एकदम सही कहा। और जब आप वैश्विक प्रतिद्वंदियों से मुकाबला कर रहे होते हैं तो यही इंटीग्रेशन आपको लागत में कमी और सप्लाई चेन की मजबूती का सबसे बड़ा फायदा देता है। राइट। अगर बाहर बाजार में कच्चे माल की कीमत बढ़ती भी है तो उन पर उतना असर नहीं पड़ता क्योंकि वे अपना कच्चा माल खुद ही प्रोसेस कर रहे हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। लेकिन क्या ये स्केल करना, मतलब एकदम से इतना बड़ा प्रोडक्शन करना, इतना आसान है? मैंने पढ़ा है कि उनकी एक खास रणनीति है, लैब फर्स्ट प्लांट लेटर, यानी पहले प्रयोगशाला फिर कारखाना। जी, ये सुनने में तो बहुत अच्छा और सुरक्षित लगता है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? वो सीधे बड़ी फैक्ट्री क्यों नहीं लगा देते? इसे ऐसे समझिए, एक कप बेहतरीन चाय बनाना आसान है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आपको 1 लाख लोगों के लिए चाय बनानी हो तो क्या आप उसी स्वाद और गुणवत्ता को बरकरार रख पाएंगे? वो तो लगभग असंभव हो जाएगा। मटेरियल साइंस में भी बिल्कुल यही होता है। जब आप 1 ग्राम कार्बन नैनोट्यूब लैब में बनाते हैं तो वो एकदम परफेक्ट होता है। लेकिन जब उसे 200 टन के कारखाने में बनाया जाता है तो तापमान, दबाव या अशुद्धियों में जरा सी भी चूक पूरे बैच को खराब कर सकती है। और बैटरी बनाने वाली कंपनियों को 99.99% शुद्धता चाहिए होती है। अच्छा, तो इसीलिए वे पहले पायलट प्लांट लगाते हैं? हाँ, पहले प्रयोगशाला में रिसर्च होती है, फिर पायलट प्लांट में छोटे स्तर पर उत्पादन होता है। टेस्टिंग के लिए? बिल्कुल। जब तक उस मटेरियल का कोई कमर्शियल एप्लीकेशन यानी असल दुनिया में उपयोग पूरी तरह से वैलिडेट या प्रमाणित नहीं हो जाता, तब तक वे उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाते। तो ये लैब फर्स्ट प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि जब वे बड़े पैमाने पर उत्पादन करे तो हर 1 ग्राम मटेरियल उसी उच्च गुणवत्ता का हो। एकदम सही, जो कि ग्लोबल कस्टमर्स जैसे ऑटोमोटिव और बैटरी मेकर्स की सबसे सख्त जरूरत है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब एक तरफ हम 2 लाख टन बैटरी मटेरियल के आक्रामक उत्पादन लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, जी, बड़ी पूंजी या कैपेक्स की मांग करता है। दूसरी तरफ कंपनी कड़े वित्तीय अनुशासन की भी बात कर रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई कंपनी अपने मूल व्यवसाय से हटकर रातों रात दुनिया बदलने की कोशिश करती है तो अक्सर वो भारी कर्ज के जाल में फंस जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है। राइट। तो निवेशकों के नजरिए से देखा जाए तो इस विकास बनाम जोखिम यानी ग्रोथ वर्सेस रिस्क को कैसे संतुलित किया जा रहा है? क्या ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब हमें उनके वित्तीय आंकड़ों में मिलता है। अच्छा। अगर हम उनके हालिया Q1 FY27 के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक ही तिमाही में रेवेन्यू 1432 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 28% की वृद्धि है। अरे वाह। EBITDA 313 करोड़ रुपए रहा, जो 22% के मार्जिन को दर्शाता है। और प्रॉफिट यानी पैट 16% मार्जिन के साथ 228 करोड़ रुपए रहा। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कंपनी का रेवेन्यू जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उनकी कमाई या मार्जिन उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। 1 मिनट, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। आमतौर पर जब आप बहुत ज़्यादा पैसा नए प्लांट्स में लगा रहे होते हैं तो आपके मार्जिन गिरते हैं, तो यहाँ मार्जिन बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि ये उसी रणनीतिक शिफ्ट का नतीजा है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। कमोडिटी से स्पेशलिटी की ओर जाना। एग्जैक्टली, कमोडिटी से उच्च मूल्य वाले स्पेशलिटी उत्पादों की ओर जाना। प्रबंधन बहुत ही सोच समझकर पूंजी आवंटन या कैपिटल एलोकेशन कर रहा है। वे ब्राउनफील्ड विस्तार यानी मौजूदा कारखानों की उत्पादकता बढ़ाना और ग्रीनफील्ड निवेश यानी बिल्कुल नए कारखाने बनाना, इन दोनों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाए हुए हैं। तो पैसा आ कहां से रहा है? जो उनका पुराना और स्थापित कोल्टार का काम है, वो उन्हें लगातार बहुत मजबूत कैश फ्लो दे रहा है। अच्छा। और उसी कैश का इस्तेमाल करके वे बिना भारी कर्ज लिए भविष्य की इन बड़ी और नई परियोजनाओं को फंड कर रहे हैं। यानी वे पूरी तरह से सेल्फ फंडेड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे जोखिम काफी कम हो जाता है। बिल्कुल। और सिर्फ वित्तीय अनुशासन ही नहीं,
पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ मॉडल का एक मुख्य स्तंभ है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है आज के समय में। हाँ, उनके सभी प्लांट्स 100% जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD आधार पर काम करते हैं। ZLD का मतलब? कारखानों का कोई भी दूषित पानी बाहर पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाता। सही का। उसे ट्रीट करके वापस इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही वे अपनी ऊर्जा जरूरतें इन हाउस क्लीन पावर से पूरी करते हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए उन्हें इकोवैडिस प्लैटिनम रेटिंग मिली है। इकोवैडिस प्लैटिनम रेटिंग, ये क्या है? ये एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है जो उन्हें सस्टेनेबिलिटी के मामले में दुनिया भर की शीर्ष 1% कंपनियों में शामिल करती है। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये इकोवैडिस रेटिंग सिर्फ सीने पर लगाने वाला कोई मेडल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ग्लोबल सप्लाई चेन में, खासकर जब आप इंटरनेशनल बैटरी और ईवी मेकर्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो ये एक जरूरी व्यावसायिक शर्त बन गई है। जी। मतलब बिना मजबूत ESG यानी पर्यावरण, समाज और शासन के ट्रैक रिकॉर्ड के वे बड़ी कंपनियां आपसे बात भी नहीं करेंगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में बिना इसके आप एंट्री ही नहीं कर सकते। इसलिए ये सस्टेनेबिलिटी सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही तेज रणनीतिक औजार है जो उनके व्यावसायिक विस्तार को संभव बनाता है। ये पूरी रणनीति बहुत ही कसी हुई लगती है। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने बिरला टायर्स के बारे में भी देखा। हाँ, वो भी एक बड़ा कदम है। मई 2025 में इसके कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने के बाद से वे वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना रहे हैं। मुझे ये देखकर सच में हैरानी हुई कि वे पारंपरिक कमर्शियल टायर्स से हटकर ऑफ द रोड यानी OTR टायर्स पर फोकस कर रहे हैं। जी। और वित्त वर्ष 28 तक पैसेंजर कार रेडियल फैसिलिटी शुरू करके EV और SUV टायर सेगमेंट में उतरने की योजना बना रहे हैं। ये भी मुझे उसी बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। जब आपके पास खुद का बेहतरीन कार्बन ब्लैक है, तो आप खुद उस मटेरियल का इस्तेमाल हाई परफॉर्मेंस टायर्स बनाने में कर सकते हैं। हाँ, ये फिर से उसी वर्टिकल इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां वे वैल्यू चेन के हर हिस्से से मार्जिन निकाल रहे हैं। वे एक साधारण केमिकल निर्माता से बढ़कर एक पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन रहे हैं। बिरला टायर्स का कायाकल्प उनके कार्बन ब्लैक व्यवसाय के साथ एक बहुत ही प्राकृतिक तालमेल बनाता है। वाकई आज इस चर्चा से ये स्पष्ट हो गया कि ये सिर्फ किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट नहीं है। ये पूरी कहानी है कि कैसे इनोवेशन, जैसे कि खुद की तकनीक से CNT का विकास जी, और अनुशासन जैसे सेल्फ फंडेड विस्तार और इंटीग्रेशन यानी कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक पूरा नियंत्रण, ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। और यही वो बात है जो इस पूरे विश्लेषण को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। देखिए, ऊर्जा संक्रमण या एनर्जी ट्रांजिशन कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है जो कल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये तो फ्यूचर है। हाँ, ये एक संरचनात्मक बदलाव है जो अगले दशक में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। लिथियम आयन बैटरीज, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, स्मार्ट ग्रिड्स, ये सब हवा में नहीं बनते। इन्हें बेहद एडवांस्ड और उच्च शुद्धता वाले केमिकल मटेरियल्स की जरूरत होती है। जो कंपनियां आज इस समय इन सामग्रियों के उत्पादन और सप्लाई चेन पर पकड़ बना लेंगी, वे ही आने वाले दशकों में बाजार पर राज करेंगी। और चाहे कोई व्यक्ति किसी अहम बिजनेस मीटिंग की तैयारी कर रहा हो, निवेश के रुझानों को समझना चाहता हो या सिर्फ नई तकनीक और दुनिया के भविष्य को लेकर उत्सुक हो, इस तरह की जानकारी हमें सही मायनों में वेल इन्फॉर्म्ड बनाती है। बिल्कुल। यह समझना कि 1.6 टेरावाट से 6.8 टेरावाट बैटरी डिमांड का असल मतलब क्या है और इसके पीछे की इंजीनियरिंग कितनी जटिल है, ये हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। सही कहा आपने। हालांकि ये भी याद रखना चाहिए कि ये सफर इतना आसान नहीं है। जाहिर है, ग्लोबल मार्केट में 3% शेयर हासिल करने का लक्ष्य और 2 लाख टन कैथोड उत्पादन की महत्वाकांक्षा एक बहुत लंबी यात्रा है। ग्लोबल प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ खड़े होने के लिए उन्हें अपनी वो जो लैब फर्स्ट रणनीति है, उसे हर बार बड़े स्केल पर साबित करना होगा। आज की ये चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। हमने देखा कि कैसे कोल्टार जैसी गंदी और बुनियादी चीज को मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉडिफाई करके उसे तांबे और स्टील से भी बेहतर बनाया जा सकता है, और ये सब
आधुनिक प्रयोगशालाओं के अंदर हो रहा है। विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यावसायिक रणनीति का ये तालमेल ही हमारे भविष्य की दिशा तय कर रहा है। एकदम सही। लेकिन जाने से पहले एक विचार जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। बताइए। आज हमने देखा कि कैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स और स्पेशल कार्बन ब्लैक जैसी सामग्रियों को लैब में विकसित करके पारंपरिक धातुओं से बेहतर बनाया जा रहा है। अगर लैब में बने ये नैनो मटेरियल्स ऐसे ही विकसित होते रहे तो क्या आने वाले दशकों में हमें धातुओं के लिए धरती को गहराई तक खोदने की यानी माइनिंग की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? बहुत गहरा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य की खदानें जमीन के नीचे नहीं बल्कि ऐसे ही एडवांस्ड लैबोरेटरीज के अंदर मौजूद हों? इस दिलचस्प सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।